गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट की मैथ की रिवीजन क्लास में आप लोग का स्वागत है। प्रीवियसली हमने दो चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, एक अलजेब्रा का, एक परिमिति का। आज हम जो अभी इस समय डिस्कस करेंगे सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें पढ़ना है पेक्टोग्राफ, बायोग्राफ और पाईग्राफ। ठीक है। तो ये हमारा जो है 25 में से 2 नंबर कंफर्म कवर करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पे 2 नंबर तो पक्का ही आता ही है। ठीक है। तो सांख्यिकी को पढ़ते हुए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मतलब किसी चीज़ को अगर शुरू करना है तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है शुरू में। जैसे मतलब अगर मान लीजिए आपको घर बनाना है तो पहले नींव खोदनी पड़ती है, उसके बाद नींव भरनी पड़ती है, उसके बाद ऊपर दीवार उठती है, फिर छत पड़ती है, तब जाके मकान तैयार होता है। इसी प्रकार हम लोग को सांख्यिकी के बारे में पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं सांख्यिकी होती क्या है। तो सांख्यिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है। सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों, मतलब अनुसंधान क्षेत्रों मतलब क्या, जो मतलब कई रिसर्च होते हैं ना कई चीज़ें का, उससे से संबंधित परिवर्तनशील संख्यात्मक आंकड़े के संग्रहण, मतलब जो अनुसंधान होते हैं बहुत सारे, उसमें जो कोई संख्यात्मक आंकड़े लिए जाते हैं उनका वर्गीकरण करना। मतलब जैसे आंकड़े लिए गए, उनको किसी वर्गीकरण मतलब बांटा गया किसी तरह से। जैसे मान लीजिए एक जनगणना की जाती है, तो जनगणना में क्या हुआ, पहले तो हमें जनगणना से बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड में ली जाती हैं, उसके बाद उनका क्या करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पुरुष की संख्या, स्त्री की संख्या, या ट्रांसजेंडर हो गए उनकी संख्या हो गया, या फिर गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, या इनकम के हिसाब से, इस टाइप से मतलब वर्गीकरण कर देते हैं। फिर क्या है, उनका सारणी बना लेते हैं। वर्गीकरण करने के बाद सारणी बन जाती है, फिर उनको प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत हो जाता है, प्रस्तुतिकरण होता है, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर क्या है, निर्वाचन, पूर्वानुमान आदि विधियों का वर्णन करते हैं, जिससे क्या है, निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ठीक है। तो इस डिफिनेशन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। होता क्या है कि मान लीजिए जैसे जनगणना की गई, तो जनगणना के बाद हमें बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली जाती है। अब जब इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है तो उसको हम उस हिसाब से वर्गीकरण कर लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इनकम हो गया कि इतने से इतने के इनकम के बीच में कितने लोग हैं, उनका डेटा निकल आता है। उसमें भी अगर हम वर्गीकरण करने की, कितने पुरुष की इनकम इतनी है, कितने स्त्रियों की इनकम इतनी है, वो निकल आएगा। कितने लोग फ्रिज यूज़ करते हैं, कितने लोग टीवी यूज़ करते हैं, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास कच्चा मकान है, इस टाइप के सारा डिटेल, मतलब बहुत सारी डिटेल आ जाती है। फिर उसी को क्या है कि इन सब चीज़ों का चयन करके अनुमान लगाया जाता है कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, वैसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से मतलब यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने एक जनगणना का एग्जाम्पल लिया। इस तरह मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए मतलब कुछ डेटाओं को एकत्रित किया जाता है, या कुछ आउटकम्स एकत्रित किए जाते हैं, फिर उसके हिसाब से उनका विश्लेषण किया जाता है। ऐसे कि ले लीजिए, मान लीजिए अभी अंतरिक्ष पे आपका जो है सेटेलाइट को ही भेजा गया, तो उसका मतलब सारा प्रोसेस जो है, लास्ट शुरू से मतलब एक छोटी सी चीज़ से लेकर लास्ट तक का जो भी है, पहले उसका डिटेल बनता है, कितना खर्चा आएगा, ऐसे ऐसे कार्य होंगे। उसके बाद जब निर्माण कार्य हो जाता है, उसका सब कुछ हो जाता है, लॉन्चिंग हो जाती है, तो हर मिनट सेकंड का कैलकुलेशन होता है कि इस समय क्या हुआ, किससे क्या, इस समय क्या हुआ। फिर यहाँ वो मतलब यहाँ से ऊपर तक जाने का मतलब सारा ईंधन कंजम्पशन क्या हुआ है, उसकी हीट कितनी थी पर टाइम, पर सेकंड सेकंड पे, या स्पीड क्या थी पर सेकंड सेकंड पे, और कितना चाहिए था, कितना कंट्रोल करना है। ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो यूज़ की जाती है। तो इस तरह मतलब सांख्यिकी का यूज़ हर जगह होता है। अभी जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उसका भी देखिए हर जगह डिस्ट्रिक्ट से डेटा, पूरे वर्ल्ड से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, ब्लॉक वाइज बनाए जा रहे हैं, स्टेट वाइज बनाए जा रहे हैं। तो इस टाइप से इन सब का भी एनालिसिस किया जाता है कि इस हिसाब से क्या हो रहा है। तो इन स्टेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है डेली लाइफ में। हम लोग को भले ना पता चले, पर जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग को यूज़ पता चल जाएगा इसका।
सांख्यिकी आंकड़े क्या हैं? आंकड़े देख लीजिए, ऐसे संख्यात्मक तथ्य अथवा प्रेक्षण जिनका संग्रह किसी निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, सांख्यिकी आंकड़े कहलाते हैं। वही निर्धारित उद्देश्य, अब मतलब हम कोरोना वायरस फैला हुआ है तो उसके बारे में क्या है कि हम हर जगह से डेटा एकत्र कर रहे हैं कि कितने पेशेंट हुए कहाँ पर और कितने ठीक हो गए, या कितने क्या मतलब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। इस टाइप के सारे डेटा एकत्र किए जा रहे हैं। उसका एक उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ स्टेटस क्या चल रहा है, इसमें कोरोना वायरस पे मत कंट्रोल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा, पहले क्या आंकड़े थे, किस हिसाब से बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, आंकड़े ही हैं। आसंदिग्ध आंकड़े क्या होते हैं, या रॉ डेटा या आवर्गित आंकड़े, ऐसे संग्रह एक किसी संग्रहकर्ता द्वारा प्रारंभ में एकत्रित किए गए आंकड़े असंदिग्ध आंकड़े कहते हैं। मतलब प्रारंभ में जो एकदम इनिशियल लेवल पे आंकड़ा लिया जाता है उसी को रे डेटा कहते हैं। फिर क्या, आंकड़े मूल रूप से अव्यवस्थित होते हैं। अब मान लीजिए ढेर सारा हर जगह से ले लिया कि यहाँ पर इतना कोरोना हुआ, इतना यहाँ पर इतना कोरोना हुआ, तो एक टोटल तो आ जाएगा कि हाँ इतना कोरोना हो गया, पर जब हम उसको व्यवस्थित करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इस जिला से कहाँ से क्या कितने कोरोना हुए। इन्हें अव्यवस्थित आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े भी कहते हैं। मूल रूप से जो अव्यवस्थित होते हैं और इन्हें ही अवर्गीकृत तो कच्चे आंकड़े कहते हैं। इनसे कोई उद्देश्यगत निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इन्हें व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है, अभी मतलब आपको टोटल आ जाए कि भारत में मतलब इस समय 30,000 के आसपास हैं, तो 30,000 आंकड़े मतलब आ गए कोरोना पीड़ितों के, तो उससे क्या है, इससे आप तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, तो इसको क्या पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा ना, कि मतलब 30,000 में हमारे कितने एक्टिव केस हैं, कितने ठीक हो चुके हैं, या कितने जो हैं इस दुनिया में नहीं गए हैं। फिर उसके बाद उस वाइज को हम और घुसेंगे अंदर, तो मतलब ये देखेंगे कि इस स्टेट में कितने कितने हैं। फिर स्टेट के बाद हम डिस्ट्रिक्ट में घुसेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील में घुसेंगे, किस तहसील में कितने कितने केसेस हैं। तो ये हम कब कर सकते हैं, जब पहले एक बार राह इकट्ठा हो जाए, उसके बाद हम जब उसको व्यवस्थित करेंगे तभी तो पता कर सकते हैं। तो इस टाइप के को रॉ मटेरियल कहते हैं। अब बारंबारता क्या होती है, किसी प्रयोग या अध्ययन में कोई घटना कितनी बार घटित हुई है, उस संख्या उस घटना को बारंबारता कहते हैं। मतलब कि किसी प्रयोग में जो घटना बार बार घटती है तो उसी को क्या कहते हैं, उसकी बारंबारता कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्र की जाती हैं। मतलब आंकड़े क्या हैं, कुछ सूचना देने के लिए एकत्र की जाती हैं। किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़ों को एकत्र किए जाते हैं, मतलब किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए होते हैं। आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। जैसे मान लो अभी क्या है, कोरोना वायरस के मतलब आंकड़े क्या है, कंटिन्यू बदल रहे हैं ना। जनसंख्या की जनगणना होती है तो इस तुरंत बदल जाते हैं, पर अब क्या है कि एक जो जनगणना होती है जिस हिसाब से लिस्टेड होती है उस हिसाब से क्या आता है। ऐसा तो है नहीं कि आज 100 आदमी हैं तो कल 200 ही रहेंगे, हो सकता है 101 हो जाते हैं, 102 हो जाते हैं, इस टाइप से। तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ऐसे कोरोना का भी देखिए लगातार बढ़ ही रहा है। तो ये सब क्या है, परिवर्तनशील ही तो होते हैं। सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब अगर सजातीय आंकड़े का मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई चीज़ नंबर्स में ले रहे हैं तो दो नंबर्स में कोई चीज़ें हैं तभी तो तुलना होगी। अभी मान लीजिए हम कहें तुम 5 मतलब कोई व्यक्ति है, राहुल 5 फीट लंबा है और श्याम 5 किलो 50 किलो का है, तो इसमें कोई तुलना हो सकती है, नहीं हो सकती। जब दोनों की लंबाई दी होगी तभी तुलना होगी, या दोनों को भार दिया होगा तभी तुलना होगा। तो ये सब चीज़ें सजातीय आंकड़े की तुलना होती है। आंकड़े क्या है, सदैव समूह में एकत्रित किए जाते हैं। अब आंकड़ा है तो सदैव समूह में मतलब ढेर सारे होंगे ना, इकट्ठा तो अकेला आंकड़ा तो होगा नहीं कोई। आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशियों में होते हैं। अब आंकड़े क्या हैं, संख्या में ही होंगे हमेशा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आंकड़े क्या हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, प्राथमिक स्रोत से होता है, एक द्वितीयक स्रोत से होता है। तो जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े को एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं, और जिन स्रोतों से आंकड़ों से उपलब्ध आंकड़ों को वांछित आंकड़े प्राप्त किए, मतलब जो पहले हमने आंकड़े लिए थे उसी में से कुछ काम के आंकड़े निकाले जाते हैं, वांछित आंकड़े, उन्हीं को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब आंकड़े क्या हैं,
आंकड़े मूल रूप से अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है, तो पता ही है कि अव्यवस्थित में पहले लोग हैं तो अव्यवस्थित रहेंगे। तो अब इन्हें क्या कहते हैं, अवर्गित और कच्चे आंकड़े कहते हैं, ठीक है। उनसे कोई उद्देश्य निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। क्या है, आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए दो विधियां हैं, ठीक है। कौन सी विधि है, पहली विधि क्या है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, और दूसरा क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। मतलब आंकड़ों को व्यवस्थित करने की केवल दो विधि, एक आरोही अवरोही और एक वर्गीकरण विधि। आरोही क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते हुए क्रम में, ठीक है। और वर्गीकरण क्या आता है, जब आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तब करते हैं हम वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण दो किस आधार पे, वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, गुणों के आधार पे किया जाता है वर्गीकरण, एक क्या है, वर्ग अंतराल के आधार पे, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ ना देखते हुए हम आते हैं, पहला टॉपिक जो है चित्ररेखा या पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने को चित्र रेखन या पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देख लेते हैं। तो एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के पौधे पौधे लगाए गए हैं, नीचे दिए गए सारणी में इन पौधों की संख्या दी है। जैसे क्या है, एक उद्यान था, बाग, वहाँ मतलब कुछ पौधे लगाए गए, जैसे गुलाब के 300 पेड़, गेंदा के 250 पेड़, और जूही के 100, डहेलिया के 150 और रजनीगंधा के 450, ठीक है। तो ये आंकड़े दे दिए। अब इनको क्या है, पेक्टोग्राफ में दिखाना था, मतलब चित्र के द्वारा। तो सर्वप्रथम इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, अगर चित्र के द्वारा दर्शाना है तो आप कुछ एक संकेत मान लेंगे और उसको किसी कुछ पौधों के बराबर मान लेंगे। जैसे यहाँ हमने क्या है, मान लिया कि ये फूल तीर टाइप, फूल टाइप का बना दिया है। अब इसे तीर समझ लीजिए या फूल समझ लीजिए। तो क्या है, ये एक फूल जो है 50 पौधों के बराबर है। तो अब हमारे पास गुलाब कितने थे, 300 थे, तो 50 के हिसाब से कितने बने, 6 बने ना। तो 1 2 3 4 5 6 हमने बना दिए, ठीक है। ऐसे गेंदा हमारे पास कितना था, 250 था, तो 50 के हिसाब से कितने, 5 बने, तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक। जूही के कितने थे, 100 थे, तो 50 50 100, दो मतलब दो फूल बना दिए तो 100 के बराबर हो गया। दहलिया के कितने हैं, 150 हैं, 150 मतलब 3 बनेंगे, तो 1 2 3 मतलब 3 फूल फूल बना दिया हमने, 150 के बराबर हो गए, ठीक है। फिर रजनीगंधा कितने हमारे, 450, 450 के मतलब कितने हो गए, 450 के मतलब हो गए 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बना दिए हमने, तो ये हो गए। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे दर्शा दोगे और 2 नंबर में आएगा और 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब एक और दूसरा क्या है, दंड आरेख। दंड आरेख सारा क्या होता है, तो इस टाइप का तो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको ग्राफ देना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि आपको अगर पेपर में देते हैं तो दंड आरेख बना के देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे तो आपको लगाना होगा। फिर फिलहाल मतलब देखते हैं, इसको समझते हैं, क्या पता आपको ऐसा मिल जाए कि मतलब दंड आरेख बना के दे दिया जाए और आपसे कुछ सवाल पूछ लिए जाए। अब आरेख बनाने को दिया जा सकता है, पर जानते हैं क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपका 1 घंटे का पेपर होता है। 1 घंटे के पेपर में आपको एक ग्राफ पेपर अलग से देना पड़ेगा, फिर आप उसको बनाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग कुछ ज़्यादा होगा, तो इस चांसेस कम है, पर जानना चाहिए। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चित्र आरेख में अधिक समय लगता है। चित्र आरेख बनाने में समय तो अधिक लगता है, अतः आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दंड आरेख का इसलिए प्रयोग करते हैं, तो दंड आरेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जाते हैं। मतलब दंड आरेख में क्या है, एक समान चौड़ाई के चाहे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मतलब क्या है, पड़ी पड़ी रेखाएं, मतलब पड़ी पड़ी रेखाएं खींची जाएंगी समान चौड़ाई की, और ऊर्ध्वाधर मतलब या नीचे से ऊपर खींची जाएंगी, और उनकी चौड़ाई क्या है, सेम रहेगी, ठीक है। फिर जिनके बीच की दूरी समान रखी जाएगी, मतलब ढेर सारे आंकड़े रहेंगे तो उनके बीच बीच की जो डिस्टेंस है दो स्तंभों की, वो समान होंगी, ठीक है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी गई संख्या के मान को निरूपित कर देगी, और वो जो दंड की लंबाई होगी वो उस आंकड़े की संख्या निरूपित करेगी। आंकड़ों को प्रस्तुत करने की इस निरूपण विधि को क्या कहते हैं, दंड आरेख मतलब बार डायग्राम, या दंड आलेख बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर से ध्यान से एक बार पढ़ लेना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसे मैंने कोशिश किया है कि जिस तरह बताया है समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ कक्षा 6 के 6 विद्यार्थियों का पूर्णांक 600 है, ठीक है। 6 विद्यार्थी हैं और 600 के पूर्णांक से उनके प्राप्तांक दिए गए हैं, उनको दंडारेख में निरूपित करना था, ठीक। तो अब देखिए, अमित को 450 मिले हैं और नमिता को मिले हैं 300, दीप्ति को 400, अजय को 350, अमर को 500 और नाजिया को 550। इस टाइप से अंक मिले हुए, ठीक। अब हमको डंडा आरेख पे दिखाना था, तो यहाँ मेरे पास ग्राफ तो था नहीं, तो मैंने आपको वैसे ही बना के दिखा दिया है। पर अगर एग्ज़ाम में आता है तो ग्राफ पेपर मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो आपको भी ऐसे ही बना के दिखाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम क्या है, एक पैमाना ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सर्वप्रथम इधर देखिए, एक लाइन ये खींची, ये लाइन खींची मैंने कुछ सेंटीमीटर की। अब जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लोग थे, तो ये मैंने 6-7 सेंटीमीटर की खींच ली है और उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया, ऐसे 1 सेंटीमीटर पे 2 3 4 5 6। तो ऐसे 6 सेंटीमीटर इधर खींच ली, 7-8 सेंटीमीटर पर लंबी थोड़ा खींची, पर 6 सेंटीमीटर तक मार्क कर लिए इसको। और यहाँ हमने सारे नाम दे दिए, मतलब ये विद्यार्थियों के नाम हो गए, ठीक। और ये हमारा जो है ऊपर 1-1 सेंटीमीटर करके मैंने यहाँ 6-7 सेंटीमीटर तक खींचा और 1 सेंटीमीटर पे 100 मार्क्स दे दिए। तो ऐसे 100 200 300 400 500 600 तक दे दिए मैंने, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ क्या है, बॉक्स बॉक्स बने होते हैं ना छोटे छोटे, उसमें उसके मिलीमीटर के हिसाब से बने होते हैं। जब 10 मिलीमीटर हो जाता है तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बॉक्स छोटे छोटे होते हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ होता है। तो यहाँ हमने स्केल के हिसाब से कर लिया। अब हमारा देखिए, अमित कितना है, 450 मार्क्स थे, तो 100 200 300 400 और ये 500 के बीच में 450 यहाँ ये मैंने एक डंडा खींच लिया, ऐसे दिखा दिया। फिर ऐसे नाजिया क्या है, नगीना, नमिता नमिता के 300 थे, तो ये हमने 300 के सामने खींच दिया, ये, ठीक। और फिर क्या हुआ, दीप्ति दीप्ति के 400 मार्क्स थे, तो ये दीप्ति का 400 तक गया, ये तो ये दीप्ति का 400 तक गया। फिर क्या है, अजय का 350 है, तो ये 300 और 400 के बीच में 350 पे यहाँ तक गया, ठीक है। अमर का 500 है, तो ये 500 के यहाँ तक गया। और नाजिया का 550 है, तो 600 और 500 के बीच में ये यहाँ आया 550। तो ये हमने ऐसे मार्क कर लिया था। उसके बाद क्या है, एक समान चौड़ाई से दोनों ये वाला डंडा बना दिया, ये स्तंभ बना दिया, ये स्तंभ बना दिया, और मतलब सारे स्तंभ ऐसे बना दिए। इस टाइप से हम ड्रा कर लेंगे। तो ग्राफ पेपर में आपके पास तो मतलब दिक्कत नहीं रहेगी, वहाँ तो लाइन बने रहते हैं। अब मतलब जो सेंटीमीटर वाली मोटी लाइन रहेगी, उसके आगे आप 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर लेके ऐसे सब में 2-2 लाइन करके बराबर बराबर चौड़ाई के बना देना। तो इस टाइप से आपका ये सवाल भी हो जाएगा। अब दंड आरेख बनाते समय कुछ नियम कानून हैं, उसको ध्यान रख लीजिएगा। क्या है, दंड आरेख की विषय वस्तु ग्राफ के ऊपर एक शीर्षक के रूप में लिख देना चाहिए। शीर्षक के रूप में देखिए कैसे, जैसे ये हमने पैमाना लिखा है, तो यहीं पे आप पैमाने के ऊपर ही लिख देना चाहिए। इसे यहाँ हमने नहीं लिखा है, पर आप लोग जब भी ग्राफ बनाना तो वहाँ ध्यान से लिख देना कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का ग्राफ, ठीक है। फिर क्या है, सभी दंड आरेख की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या है, सभी दंड आरेख, जैसे ये दंड आरेख की चौड़ाई है, जैसे ये चौड़ाई है, ये मतलब ये चौड़ाई सारे दंड आरेख की समान होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बहुत पतला बना दिया, एक बहुत मोटा बना दिया। जैसे मैंने यहाँ पटरी से ही बनाया है, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि सब सारी चौड़ाई बराबर है, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, पर ग्राफ पे एकदम अच्छे से ही आएगा। फिर क्या है, दंड आरेख के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अब जो दंड आरेख थी उनके बीच की भी दूरी समान रहेगी, मतलब चौड़ाई भी समान रहेगी, दूरी भी समान रहेगी। प्रत्येक दंड
एक ही आधार पे होना चाहिए। एक आधार मतलब वो जैसे मैंने नीचे बेस लाइन खींची है, ये इस एक ही आधार पे हैं। और ये जो चौड़ाई है, गैप इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, सबकी गैप बराबर होनी चाहिए। उसके बाद ग्राफ में पैमाने को अवश्य लिखना चाहिए। जैसे पैमाना मैंने लिखा था ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मार्क्स। तो पैमाने ऐसा होना चाहिए जिससे आकार ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, स्पष्ट होना चाहिए। मतलब आकार मतलब इतना बड़ा पैमाना, इतना छोटा पैमाना ना हो कि बहुत छोटा हो जाए या बहुत बड़ा हो जाए। एक मीडियम पे साइज में रहे जो दिखे कि आप लोगों को क्लियर। और अब क्या आता है, वृत्त आरेख या पाई ग्राफ। तो आंकड़ों में वृत्त आरेख या पाई ग्राफ द्वारा निरूपित भी एक सशक्त माध्यम है। मतलब आंकड़ों को जो है वृत्त आरेख द्वारा या पाई ग्राफ द्वारा निरूपित करना भी एक अच्छा माध्यम है। इस प्रकार के प्रदर्शन में आंकड़ों को किसी वृत्त या त्रिज्यखंड के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसमें वृत्त आरेख में और पाई ग्राफ में क्या है, आंकड़ों को त्रिज्यखंड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिसे आप लोग याद कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो त्रिज्यखंड का के केंद्र कोण का माप बराबर क्या होगा, दिया गया आंकड़ा और कुल आंकड़े का योग गुणे 360। ठीक है, इस फार्मूले से आप मतलब जो दिया है वो निकल जाएगा, जो नहीं दिया है उसको निकाल, मतलब जो नहीं दिया है उसको निकाल लेंगे और जो दिया है उसको इस पे रख के। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला याद कर लेंगे आप लोग। त्रिज्य खंड के केंद्र कोण का माप, उसके बाद इक्वल टू क्या है, दिया गया आंकड़ा अब बटा कुल आंकड़ों का योग गुणे 360। तो एक सवाल ये लीजिए, उदाहरण के लिए कक्षा 6 में बच्चों के स्कूल, एक मिनट वो, क्योंकि स्लाइड पे एक पेज में आना बहुत मुश्किल होता है तो थोड़ा छोटा हो गया है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या है, एक कक्षा में बच्चों के स्कूल आने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधनों का विवरण दिया गया है। ठीक है, मतलब विद्यालय से बच्चे आते हैं स्कूल, तो मतलब सब लोग किसी न किसी साधन से ही आते हैं ना, तो उस चीज़ का यहाँ एग्ज़ाम मतलब वो दिया गया है, विवरण दिया गया है। और इसे हमें क्या है पैराग्राफ में लिखाना है। तो साधन क्या थे, पैदल कोई आता था, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई स्कूटर से, कोई बस से आता था। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की संख्या पैदल वाले जो हैं 18 बच्चे हैं, साइकिल वाले 10 बच्चे हैं। ठीक है, रिक्शा वाले 8 बच्चे, स्कूटर वाले 9, 15 बच्चे बस से आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका हमें केंद्रीय कोण मतलब कोण की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करनी है प्रत्येक की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुल शिक्षार्थियों की संख्या मतलब कुल डेटा का योग ज्ञात कर लेंगे। तो कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 18 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 15, टोटल कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक, अब त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप बराबर हमने पढ़ा ही था, दिए गए क्या है, शिक्षार्थियों द्वारा यूज़ किया गया साधन बटा कुल शिक्षार्थी गुणे 360। ये फार्मूला लगाएंगे। तब पैदल कितने 18 आते हैं, तो फिर क्या है 18 बटा 60 कुल बटा कुल, तो कुल 60 हो गया। तो 18 बटा 60 गुणे 360, तो अब ये कितना आएगा 108। अब 10 के लिए 10 बटा 60 गुणे 360, तो ये 60 आ जाएगा। 8 का 8 बटे 60 गुणे 360, ये देख लीजिए इस टाइप से, ये 8 बटा 60 गुणे 360, तो 48 आएगा। 9 बराबर क्या है, 9 का 9 बटा 60 गुणे 360 54 आएगा। और 15 का क्या है, 15 बटा 60 गुणे 360 तो 90 आएगा। ये आप लोग थोड़ा क्लियर करके, थोड़ा जूम करके और पास करके आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा छोटा लिखा है, क्लियर नहीं होगा, पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है तो आप लोग को भी शायद आ जाएगा। फिर अब देखिए, यहाँ हमने इसका योग कर लिया, ये 60 आ रहा है, दिया हुआ है हमें यहाँ पर भी, कुल शिक्षार्थियों की संख्या 60 है, और ये हमारे सारे कोड दिए हैं। अब हम ऐसे इसको पाई में बना लेंगे। तो बनाना कैसे है, सबसे पहले एक सर्किल खींच लेना आप लोग। ठीक है, तो ऐसे एक सर्किल यहाँ से खींच लिया मैंने। ठीक, अब क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे सीधी खींच ली। ठीक, उसके बाद हम कोड बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला कोड हम बनाएंगे 108 अंश का।
तो अब जैसे ये वाली खींची हमने, इस पे भी चांदे से 108 बना दिया। उसके बाद दूसरा कोण क्या है 60 अंश, तो इसी पे यहाँ पर रख के हमने फिर इस लाइन पे रख के यहाँ 60 अंश बना दिया। ठीक, फिर अब इस लाइन पे रख के हमने क्या किया 48 अंश का बना दिया चांदे की सहायता से। फिर 48 बन गया, फिर 48 वाले यहाँ से रख के इसे 54 बना दिया हमने। ठीक है, तो अब ये 54 बन गया, उसके बाद ये हमारा 90 अंश बच जाएगा। तो इस तरह हमने क्या है सारे आंकड़ों को 360 अंश के कोण पे यहाँ दर्शा दिया और उनके सामने उनके जितने जो एंगल था उसके हिसाब से उसका लिख दिया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये करेंगे। ठीक है, अब हमारा जैसे तीनों टाइप का हो गया, ये 3 टाइप के हो गए। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ पेपर। ठीक है, तो ये किसी कक्षा मतलब 2015 में आया था। किसी कक्षा में वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ में निरूपित हैं, चित्र देखकर बताइए। अब जैसे क्या है, ये पाई ग्राफ दे दिया था, प्रथम श्रेणी के 60 डिग्री, द्वितीय श्रेणी 180 अंश, तृतीय श्रेणी 90 अंश और अनुत्तीर्ण को जो है 30 अंश। ठीक है, इस हिसाब से दर्शा दिया गया था। अब इसमें क्या करना है, हमें इनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो मतलब बच्चों की संख्या दे ही दी थी 60। ठीक, और फार्मूला हमें पता ही है, तो उस फार्मूले के हिसाब से हम क्या है प्रत्येक श्रेणी में छात्रों की संख्या निकालनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का कोण गुणे कुल बच्चे बटा 360, ये फार्मूला हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है प्रत्येक श्रेणी में। तो प्रथम श्रेणी में कितना 60 डिग्री का कोण है, तो 60 गुणे कितने बच्चे 60, तो 60 गुणे 60 बटा 360, मतलब आया कितना 10। ये वाला इस फार्मूले में रखेंगे ये आ जाएगा। अब द्वितीय में क्या है, द्वितीय हमारा 180 अंश है, तो 180 हो गया गुणे 60, मतलब ये 180 गुणे हमारा कितना 60 हो गया और बटा 360। तो फिर क्या है, ये काटेंगे तो मतलब 30 आएगा। ऐसे तृतीय श्रेणी में हमारे कितने हैं 90 डिग्री का कोण बनना है, तो 90 को का कोण गुणे 60 और बटा 360, तो इसको काटेंगे तो 15 डिग्री आएगा। जुड़ा गुणा भाग में नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना, गुणा भाग तो आता होगा सबको। मेथड देख लीजिए, मेथड सीख लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो छोटी छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी फास्ट रिवीजन हो जाए। बाकी गुणा भाग तो आप लोग कर ही लोगे, अब उसमें क्या हम समझाएं। गुणा भाग में सिंपल सा है, जैसे 90 गुणे 60 बटा 360 है, तो अब इसको कर ही लेंगे। छः से कट जाएगा, 60 क्या है 6, 360 हो गया, तब 6 आया, 6 से उधर 9 को काट दिया, तो ऐसे काट दोगे तो 15 आ जाएगा 90 को, 15 छंग 90 होता है, तो 15 आ गया। तो ऐसे ही आपको कर लेना। तो अब ये अनुत्तीर्ण कितने हुए, 30 डिग्री था, तो 30 गुणे 60, 30 गुणे 60 बटा 360, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा क्या, प्रथम श्रेणी में 10 बच्चे, द्वितीय में 30 बच्चे, तृतीय में 15 बच्चे और अनुत्तीर्ण 5 हुए, और ये आपका टोटल जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। अब देख लीजिए 35 10 40 और 40 5 45, 5 50 10 60। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2 नंबर में। अब एक क्वेश्चन और है, 2016 में आया था। एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूल दिए हैं, नीचे दी गई सारणी में इस को दर्शाइए। ठीक है, सारणी में दिया हुआ है गुलाब 300 थे, गेंदा 250 थे, जूही 100, डहलिया 150। अब इससे पिछले पहले एक शुरू में एग्जाम्पल जो दिया था पाई पेक्टोग्राफ का चित्रारेख का, वही सेम है। तो यहाँ पैमाना हमने क्या ले लिया, 50 पौधे बराबर 1 स्टार है। ठीक है, ये पैमाना ले लिया। अब ऐसे पैमाना मान लेंगे। अब 300 के कितने 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टार बन गए गुलाब का। गेंदा का कितने बनेगा 5 स्टार, 1 2 3 4 5, तो 5 50, 5 गुणे 50 250 हो गया, मिल रहा है सही। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया है। 6 गुणे 50 300 हो गया। ठीक, और 100 है तो 100 के 2 फूल बनेंगे, 50 50 100, तो 100 फूल हो गए, ये 50 गुणे 2। दहलिया के 150 हैं तो 3 फूल बनेंगे 50 50 के,
50 50 50 100 300 150 हो गया, 50 3 150। तो इस टाइप से मतलब अगर आता है तो बना लेना, अक्सर आ जाएगा 2 नंबर का। ज़्यादातर यही पूछते हैं क्योंकि और सब तो लंबा पड़ता है, इसको बनाना थोड़ा आसान होता है और 1 घंटे में कम समय में कम ही बनाना होता है, तो इसलिए इसको दे देंगे। एक ये आया था 2017 में, इसमें भी यही है। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई, पेक्टोग्राफ में दर्शाएं। गुलाब 30, गेंदा 25, जूही 10, डेलिया 15, रजनीगंधा 39। ऐसे ही ये अभी पिछली बार देखा था जो वही वाला है। अब यहाँ 5 फूल बराबर एक फूल हो गया, ये छोटा वाला डिजाइन, एक डिजाइन बन गया फूल वाला, ठीक। तो अब यहाँ 30 फूल थे, तो 30 के कितने, 5 छक 30, तो 1 2 3 4 5 6 बन गया 6। 25 के 50 25, 1 2 3 4 5 5 फूल बना लिए गेंदा के। 10 के 5 5 10, मतलब 2 फूल जूही के हो गए। डेलिया कितने 15, तो 3 फूल बनेंगे, 3 फूल 5 5 10 15 हो गया, ठीक है। 39 के नहीं 39 35 फूल के लिए क्या है 35, तो 5 7 35, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 7 25 35 35 दे वो हो गए। तो इस टाइप से आप पैमाना मान के इस टाइप डिज़ाइन बनाना और 2 नंबर लेके जाना, ठीक। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये अभी आया नहीं है कभी, पर अगर कभी दंड आरेख पर वो क्वेश्चन देंगे तो वो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी विद्यालय में एक विशेष कक्षा में निम्नलिखित दंड आरेख को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इस आलेख का पैमाना क्या है, पहला क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन पैमाना क्या था, तो पैमाना देखिए 1 इकाई की लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी ग्राफ में सारा आंसर छुपा हुआ है, फ्री का नंबर दे के जाएगा अगर ये आता है 2 नंबर में। तो प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, क्या है, प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, क्या है, प्रत्येक वर्ष स्कूल में 100 नए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। 100 कैसे लेते हैं, 2000 में कितना था 30 था, और ये क्या है, हाँ। अब देखिए प्रत्येक वर्ष कैसे लेते हैं। अब देखिए 30, पहला 2000 में कितना था 30, तो 30 मतलब अगर 1 इकाई बराबर 10 है तो 30 बराबर कितना हो गया, 30 गुणे 10 300। 2001 में कितने हुए 40 था, 40 गुणे 10 400, तो 300 में से 400 गए, कितना आया 100 आया, ठीक है। ये देखिए इसका। अब ऐसे हमारा क्या है, 2002 में कितने हैं 500 हैं, 50 गुणे 10 500 हो गया, तो 500 में से 400 गए 100 बचा, मतलब 100 बढ़े। फिर 2003 में क्या हुआ 60 है, 60 गुणे 10 600 हो गया, और यहाँ 500 थे, 600 में से 500 गए 100 बचा। मतलब हमारा क्या है, प्रतिवर्ष जो है 100 एडमिशन हो रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं 100, ठीक। ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्या वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 में विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हुई, तो 2000 में हमारे कितने थे 3 दो हम 300 थे, और 2003 में तो 600 हो गए, 60 गुणे 10 600, तो 300 600 मतलब दुगना हो गया। तो हाँ मतलब सही है, हाँ 2003 के विद्यार्थियों की संख्या 2003 के 2000 की अपेक्षा दुगना है। तो इस तरह से अगर कोई ग्राफ आता है तो आप लोग कर लोगे, और अगर आना भी होगा तो मेरे ख्याल से इसी तरह का आना चाहिए। ओके, सांख्यिकी के चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाया कि कैसे सांख्यिकी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये रिवीजन क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आई होप कि सभी लोग सेटिस्फाई होंगे, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।